नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे लॉफेयर से संबंधित। जैसे साइबर वारफेयर है, स्पेस वारफेयर है, उसी प्रकार से ये लॉफेयर क्या है कंसेप्ट जानेंगे इस आर्टिकल में। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे बोंगाईगांव जो असम में एक ज़िला है, उस ज़िले की डीएम के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। डीएम बताती हैं कि हमने कैसे प्रयास किए हमारे ज़िले में मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए। तो 2 प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे जिसको आप आंसर राइटिंग में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हम इशू डिस्कस करेंगे मेटावर्स से संबंधित। ये तो देखो साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, एक नई टेक्नोलॉजी है मेटावर्स, इसको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक आज निपटा देंगे हम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी से संबंधित। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सब्सिडी से संबंधित ही। क्रिटिक्स कई बार ये बोलते हैं कि सब्सिडीज के द्वारा इकोनॉमिक डिस्टोर्शंस क्रिएट की जाती हैं। तो आपको ये बताना है हमारे देश में जो सब्सिडी सिस्टम है ना, इसके आसपास जो इश्यूज हैं उनको आपको डिस्कस करना है। और कोट आज का एमएस स्वामीनाथन का है, अगर एग्रीकल्चर फेल हो जाता है तो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे लिखना हो या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आंसर लिखना हो तो इंट्रोडक्शन में ये लाइन आप लिख सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लॉफेयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। अक्सर आपने टीवी पर फॉरेन पॉलिसी से संबंधित डिबेट्स देखी होंगी। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है, इन डिबेट्स में गेस्ट कौन होता है? या तो देखो ये डिबेट वाले जो रिटायर्ड फॉरेन सर्विस वाले हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कंवल सिब्बल, विवेक काटजू, इनको बुला लेते हैं। या फिर जो रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स हैं उनको इनवाइट कर लिया जाता है डिबेट में। या फिर फॉरेन पॉलिसी से संबंधित एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, फॉर एग्जाम्पल सी राजा मोहन, हर्ष पंत, इन लोगों को डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुला लिया जाता है। रेयरली देखो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में एक्सपर्ट जो पर्सन है वो इस प्रकार की डिबेट का हिस्सा होता है। मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉयर्स हैं ना, वो इस प्रकार की डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता या वो आते नहीं हैं। दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि इंटरनेशनल लॉयर्स इस प्रकार की डिबेट का हिस्सा नहीं होते। जबकि देखो इंटरनेशनल लॉ जो है कई सारे डोमेन्स को कवर करता है, टेररिज्म से लेके मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आती हैं। इवन यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 1 सेक्शन 1 है वो साफ तौर पर ये बोलता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये यूएन का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन बावजूद इसके जब इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना होता है ना, तो फिर इंडिया इंटरनेशनल लॉ का सहारा नहीं लेता। एग्जाम्पल्स भी देते हैं राइटर काफ़ी सारे। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल ये है, जब हमारे देश में पुलवामा में टेरर अटैक हुआ था ना, तो उसके बाद हमारी फोर्सेस ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को ये बोलना चाहिए था कि हमने यूएन में जो सेल्फ डिफेंस का प्रोविज़न है वो इन्वोक किया है। बॉर्डर के नज़दीक पाकिस्तान की टेरिटरी पर आतंकवादियों के जो कैंप्स हैं वो पनप रहे थे और पाकिस्तान की सरकार उन पर एक्ट नहीं कर रही थी। जल्द ही वो आतंकवादी भारत की धरती पर टेरर अटैक करने वाले थे, तो इसलिए अपने आप को डिफेंड करते हुए हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ये चीज़ इंडिया को बार बार फोकस करनी चाहिए थी, लेकिन इस चीज़ को फोकस करने के बजाय सरकार ने बोला ये नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन है। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है? मतलब दुश्मन आप पर वार करे उससे पहले ही आप दुश्मन पर अटैक कर देते हो, इसे बोलते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स का, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको मानते नहीं हैं विभिन्न एक्सपर्ट्स जो हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट पर सभी देश, सभी एक्सपर्ट्स राजी हों, लेकिन सेल्फ डिफेंस के प्रोविज़न को तो यूएन के प्रोविज़न में लिखा हुआ है। मतलब यूएन का जो चार्टर है उसमें सेल्फ डिफेंस का प्रोविज़न लिखा हुआ है, तो ये तो विभिन्न देशों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने सरकार का जवाब लिखा
उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। और भी एग्जाम्पल्स राइटर देते हैं, जैसे देखो पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था ना, इंडिया ने डिसाइड किया कि इसे सस्पेंड कर दिया जाए। अब देखो सस्पेंड करने के लिए ना सीधा सीधा लॉजिक था, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है ना, इसमें प्रोविजन है कि विभिन्न देश नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत जो ओब्लिगेशंस आती हैं ना, उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। तो सरकार को सिर्फ ये बोलना था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में प्रोविजन है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन की ओब्लिगेशंस को सस्पेंड किया जा सकता है, हम वही कर रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने ध्यान नहीं दिया, इंटरनेशनल लॉ पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स ध्यान नहीं देते। उन्होंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 8A1 में टैरिफ्स को, पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ हैं उनको 200% इंक्रीज कर दिया। तो मतलब पिछले दरवाजे से इंडिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ MFN स्टेटस को सस्पेंड किया, जबकि सीधा सीधा किया जा सकता था इंटरनेशनल लॉ के बेस पे। सीधा सीधा इस एग्रीमेंट में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में प्रोविजन था, सिर्फ उसको इन्वोक करना था। बस वही कि इंटरनेशनल लॉ के मामले में सरकार ढीली है। एक और प्रोविजन, मतलब एक और एग्जांपल राइटर देते हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वापस डिपोर्ट करना था, क्योंकि सरकार को लगता था वो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो सरकार ने क्या जवाब दिया, मतलब डिफेंड करने के लिए कि हमारा डिसीजन सही है, सरकार कहती है कि हम रिफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं हैं। अरे भैया, ये बात तो हमने भी काफ़ी बार डिस्कस की है कि आप रिफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी हो या फिर नहीं हो, आपको प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट को फॉलो करना है। ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट? ये सिंपल प्रिंसिपल है कि दूसरे देश से कोई पर्सन भाग के आपके देश में आया है, आप उस पर्सन को वापस उस देश में नहीं भेज सकते जहां पे उसकी जान को खतरा है। ये है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट। तो सरकार ने जब रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वापस भेजा ना, तो विभिन्न एक्सपर्ट्स ने बोलना स्टार्ट किया कि फर्क नहीं पड़ता आप रिफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी हो या फिर नहीं हो, आपको प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट को फॉलो करना है। तो उस समय ना सरकार को यह जवाब देना चाहिए था कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट जो है उसकी एक्सेप्शन है नेशनल सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस प्रिंसिपल को भी वायलेट किया जा सकता है। तो इंडिया को इस लाइन पर अपना केस डेवलप करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सरकार का जो डिफेंस था वो बहुत वीक था। सरकार कहती है कि हम रिफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं हैं। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल राइटर देते हैं, तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अफगानिस्तान को सार्क की मेंबरशिप से सस्पेंड करवाया जा सकता था। सार्क में ऐसा प्रोविजन है, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन देखो, इसके बाद राइटर कहते हैं कुछ मौके ऐसे आए जब सरकार ने इंटरनेशनल लॉ को अच्छे से इस्तेमाल भी किया। जैसे कुलभूषण जाधव का केस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया कुलभूषण जाधव का केस लेकर गया और वहाँ पे इंडिया ने अपना केस मजबूती से लड़ा भी। लास्ट में ना राइटर रीजंस बताते हैं कि सरकार इंटरनेशनल लॉ पर इतना ध्यान क्यों नहीं देती। एक तो देखो, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में ना इंटरनेशनल लॉयर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ही कम होती है। वैसे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत एक डिवीज़न तो है अलग से, लीगल एंड ट्रीटीज डिवीज़न, बट ना इस डिवीज़न के अंदर स्टाफ बहुत कम है और पॉलिसी मैटर्स पर इस डिवीज़न को इग्नोर कर दिया जाता है। इस डिवीज़न से राय भी नहीं ली जाती है काफ़ी बार। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अलावा और भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो इंटरनेशनल लॉ के वेरियस एस्पेक्ट्स से डील करती हैं। लेकिन इन मिनिस्ट्रीज़ को भी इंटरनेशनल लॉ के बारे में बहुत कम एक्सपर्टीज़ हासिल है। तीसरा पॉइंट, हमारे देश में देखो इंटरनेशनल लॉ की स्टडी को भी नेग्लेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल लॉ से संबंधित रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी नेग्लेक्टेड हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में लीडरशिप का अभाव देखने को मिलता है। सबसे लास्ट पॉइंट, इवन देखो जो इंटरनेशनल लॉयर्स या फिर इंटरनेशनल लॉ सेकुलर्स हैं वो भी ना सिर्फ अपने डोमेन एक्सपर्ट के साथ बात करना पसंद करते हैं। जैसे एक वकील दूसरे वकील के साथ, या फिर इंटरनेशनल लॉ सेकुलर इंटरनेशनल लॉयर के साथ। अरे भैया, जनता के साथ बात करोगे तभी तो जनता को समझ में आएगा ना
कि ये फील्ड है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी तो लार्जर पब्लिक की जो अटेंशन है वो इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाएगी। तो लास्ट में आर्टिकल में यही कहा जाता है, साइबर वारफेयर के बारे में हमने सुना, स्पेस वारफेयर के बारे में हमने सुना, बट सरकार को लॉ एज ए वेपन का भी इस्तेमाल करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी संबंधित इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए हमारे देश में इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए सरकार को इन्वेस्ट करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, बोंगाईगांव जो एक जगह है असम में, बोंगाईगांव का एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स है माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट, इससे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो आंसर राइटिंग में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर। काफ़ी बार आपको आंसर राइटिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखनी होती है ना, कुछ केस स्टडी देनी होती है, तो आप इन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो, बोंगाईगांव जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एक तो प्रोजेक्ट सौभाग्य लॉन्च करने का मकसद ये था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म के दौरान जो मदर की डेथ हो जाती है उस रेट को कम करना, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 दिनों के अंदर अंदर, जन्म के बाद 28 दिनों के अंदर अंदर जो बच्चे की डेथ हो जाती है, इस रेट को भी कम करना। तो इस उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट सौभाग्य लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होता क्या था, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जब तक कि बच्चे का सुरक्षित जन्म नहीं हो जाता है, इवन उसके बाद भी उस केस को लगातार फील्ड लेवल डॉक्टर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, सीट मेंटेन करके कि अभी प्रेगनेंसी का ये स्टेटस है, अभी मदर की हेल्थ ऐसी है। तो इससे फ़र्क पड़ा है, इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर की जो डेथ हो जाती है यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों कम हुए हैं। तो ये है प्रोजेक्ट सौभाग्य। मेन तो देखो, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में क्या होता है, आमतौर पर मदर्स में ना खून की कमी होती है, यानी वो एनीमिया का शिकार होती हैं। अब देखो, वो मदर जो खून की कमी का शिकार होगी, जब बच्चे को जन्म देगी, बच्चे में भी इसी प्रकार की समस्या होगी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी होगी शुरुआत से ही बच्चे में। तो अब वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है, जिसमें शुरुआत से ही न्यूट्रिशन की कमी है, अगर आगे जाके भी वो समस्या एड्रेस नहीं की गई तो उस बच्चे का ना फुली डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। कल को हो सकता है वही बच्चा, मतलब चाइल्ड जो है, आगे जाके माँ बने, तो पूरी ज़िंदगी उसमें न्यूट्रिशन का अभाव रहा, तो वो माँ जब बच्चे को जन्म देगी फिर से वही समस्या, मतलब ये जो विशियस साइकिल है ना, ये चलता रहता है। तो इस विशियस साइकिल को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए बोंगाईगांव एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोजेक्ट संपूर्ण लॉन्च किया। प्रोजेक्ट संपूर्ण, इसमें देखो क्या किया गया, जो बोंगाईगांव में बहुत सारे आंगनवाड़ीज थे ना, आंगनवाड़ीज में अब देखो हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनमें न्यूट्रिशन ठीक है, उनकी मदर्स प्रॉपरली अवेयर हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, खास करके मदर को। तो प्रोजेक्ट संपूर्ण में क्या किया गया, ऐसे 2 बच्चों की मदर्स को आपस में टैग कर दिया, यानी एक बच्चे की वो मदर जिसमें न्यूट्रिशन ठीक है, यानी दूसरा बच्चा ऐसा जिसमें न्यूट्रिशन का अभाव है, उसकी मदर। आपस में दोनों मदर्स को बडी बना दिया और उनको चार्ट बना के दे दिया कि बच्चे को ये डाइट देनी है। अब देखो, वो मदर जिसको ज़्यादा पता नहीं है, जो थोड़ा अनअवेयर है, जो बच्चे को ठीक से डाइट नहीं दे पाती, उसको सारा चार्ट भी मिल गया और उसको ऐसी मदर के साथ बडी बना दिया जो उसको समय समय पर गाइड करती रहेगी। इन दोनों मदर्स की हफ्ते में 1 दिन बातचीत करवाई जाती, आपस में वो इंटरेक्ट करते और सीखते, मतलब खास करके वो बच्चा जिसमें न्यूट्रिशन का अभाव है उसकी मदर सीखती। अब आपके मन में आया होगा, देखो बात सिर्फ अवेयरनेस की नहीं होती, बहुत बार जो लोग होते हैं, गरीब होते हैं, सिर्फ डाइट चार्ट देने से क्या होगा, उनके पास जब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपने लिख दिया उसमें एग खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो इसको भी एड्रेस किया गया प्रोजेक्ट संपूर्ण में। मदर्स को ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में रजिस्टर करवा दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करती जिससे उनको इनकम होता और उस इनकम का वो यूज़ करती बच्चों की हेल्थ के लिए। अब देखो, एक समस्या ये भी थी, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप
पहले दिन से ही तो अर्निंग नहीं हो जाता ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी पैसा कमाने में कई बार समय लग जाता है। तो इसका भी समाधान निकाला गया प्रोजेक्ट संपूर्ण में। शुरुआत के 3 महीने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से मिल्क, एग ये अल्टरनेट डे पर 2416 बच्चों को अवेलेबल करवाए, ताकि मदर्स जिनको जॉब मिली है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वो स्टेबलाइज हो जाएं। 3 महीने में तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, ऐसा सोचा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसलिए शुरुआत के 3 महीनों के लिए एग्स और मिल्क ये सब अवेलेबल करवाए। और इसके लिए लोकल कम्युनिटी का भी सहारा लिया गया। जो बोंगाई गांव के लोग हैं उन्होंने देखो आंगनवाड़ीज को अडॉप्ट किया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के पेट भरे हैं। तो लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा इस प्रोजेक्ट संपूर्ण में। तो इस प्रोजेक्ट संपूर्ण का ना बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया। ये डेटा है, डेटा तो आपको इतना ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर केस है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस को आप समझ लीजिए। इसके बाद डेटा यही कहता है कि पहले इतने बच्चे थे, उसके बाद जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन की समस्या है वो इतने बच्चों में ख़त्म हो गई, इतने बच्चे इंप्रूव हो गई उनकी हेल्थ। मतलब एसेंस आप समझ गए ना, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंस इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट संपूर्ण की सहायता से पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए। प्रोजेक्ट संपूर्ण ने एटलीस्ट 1200 बच्चों को मालनूरिश्ड होने से रोका पिछले साल। इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को इनोवेशन कैटेगरी के तहत रिकॉग्नाइज किया। बाद में बोला जाता है असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक जो प्रेज करने वाला मैसेज है वो भेजा बोंगाई गांव के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो बोंगाई गांव के डीएम हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और वो बताते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किए हैं मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए। तो आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मेटावर्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो हम मेटावर्स से संबंधित बेसिक्स जानते हैं। मेटावर्स देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मेटा और दूसरा यूनिवर्स। मेटा का मतलब ये होता है बियॉन्ड, आफ्टर या फिर अक्रॉस, मतलब कह नहीं देते ये चीज़ तो परे है। और यूनिवर्स का मतलब आपको पता ही है, यूनिवर्स। तो मेटावर्स का मतलब हुआ एक ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स के परे है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो आप वीडियो गेम खेलते हो, तो वीडियो गेम जब आप खेलते हो आपके हाथ में रिमोट होता है और गेम के अंदर आपका कोई कैरेक्टर होता है, उसे आप ऑपरेट करते हो, उसे आप कमांड्स देते हो, वो आपके कहने पर वो कैरेक्टर चलता है वीडियो गेम के अंदर। यानी आप कंटेंट को देख रहे हो, आपके सामने टीवी है, लेकिन एज्यूम कीजिए कि आप खुद ही उस गेम के अंदर हो। ये होगा मेटावर्स। मतलब एक तो आपका कैरेक्टर गेम के अंदर है, आप उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, एक आप कंटेंट के अंदर ही हो, यानी गेम के अंदर हो आप। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो आप अपने ऑफिस के कोलीग्स से बात करते हो जूम कॉल की सहायता से या फिर गूगल मीट की सहायता से, लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, आप ऑफिस नहीं गए, आप घर ही हो, लेकिन आप एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाओगे, यानी आप ऑफिस जाए बिना ही घर में ही ऑफिस में एंटर कर जाओगे, जहां पे टेबल पर आप आमने सामने अपने कोलीग्स के साथ बैठ के बात कर सकोगे। तो सिंपल भाषा में मेटावर्स में क्या होता है, आप कंटेंट को देखते नहीं हो, कंटेंट के अंदर ही होते हो। जैसा देखो हॉलीवुड की एक मूवी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी में क्या होता है, जो हीरो जो होता है वो एक गैजेट की सहायता से एक अलग से वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। तो ये हमने ब्रीफ में मेटावर्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब नया क्या हुआ है, फेसबुक ने 28 अक्टूबर 2021 को ये अनाउंस किया कि आगे से हम कहलाएंगे मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक। उनका जो एक स्लोगन है फेसबुक फर्स्ट, तो वो बोलते हैं कि आगे से हमारा स्लोगन होगा मेटावर्स फर्स्ट, ना कि फेसबुक फर्स्ट। मेटावर्स के आइडिया को अमली जमा पहनाने के लिए यानी रियलिटी बनाने के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी मेटावर्स। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ये मेटावर्स जो है ना, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये बात तो सही है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, तभी तो फेसबुक इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन डर ये है कि फेसबुक
जैसे जो जायंट्स हैं ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, वो इस पर कब्जा करके ना बैठ जाएं। वेब 2.0 में यही दिक्कत देखने को मिली थी। आज के समय में आप देखो, गूगल जो है वो इंटरनेट पर एक प्रकार से कितना कब्जा सा करके बैठा है। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, और कोई जो सर्च इंजन है दूर दूर तक मुकाबले में ही नहीं है गूगल के। तो गूगल ने तो एक प्रकार से इंटरनेट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा सा कर लिया है। उसी प्रकार से अमेजोन है, सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक है, ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप है ना, इंटरनेट पर कब्जा करके बैठ गए हैं। लेकिन मेटावर्स जो कि नया इंटरनेट आर्किटेक्चर का हिस्सा होने वाला है, मतलब एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि जो ये नया आर्किटेक्चर होगा ना इंटरनेट का, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जो है उसका कब्जा नहीं होगा इंटरनेट पर वेब 3.0 में, यानी इंटरनेट के नए आर्किटेक्चर में। बट जिस प्रकार से फेसबुक इस मेटावर्स पर भी कब्जा करने के लिए आगे आ गया है, तो वो डर फिर से आगे आ गया है कि पहले की तरह, यानी वेब 2.0 में जो इंटरनेट का सेंट्रलाइजेशन था, कुछ ही लोगों के पास इंटरनेट की पावर्स हैं, वही चीज़ वेब 3.0 में भी देखने को मिल सकती हैं। उसी के लिए फेसबुक ने कोशिश भी स्टार्ट कर दी है अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स देके। जैसे देखो, आप जब रेजर का नाम लेते हो ना, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है जिलेट। अगर आप मिनरल वाटर की बात करते हो तो क्या बोलते हैं लोग? एक बिस्लरी ले आ। वो यूं नहीं बोलते कि एक मिनरल वाटर की बोतल ले आ, वो ये बोलते हैं कि एक बिस्लरी ले आ। क्यों? क्योंकि देखो, इन केसेस में ऐसा हुआ है कि ब्रांड ने अपने आप को प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया है। तो फेसबुक भी यही चाहता है। फेसबुक चाहता है कि कल को लोग मेटावर्स की बात करें ना, तो यूं समझे फेसबुक मतलब अर्ली हम जाएंगे और इस मेटावर्स नई टेक्नोलॉजी है ना, इसको फेसबुक के साथ ही एसोसिएट कर देंगे। ऐसा फेसबुक ने सोचा है, तभी उन्होंने अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स रखने का सोचा है। बट देखो, फेसबुक एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो ये मेटावर्स के आइडिया को प्रोपगेट कर रही है। इससे पहले भी जैसे एपिक गेम्स हैं, जो हमने गेम्स का एग्जाम्पल देखा ना, एपिक गेम्स इस प्रकार का कंसेप्ट लेके आई थी कि कोई पर्सन गेम बाहर से खेलने के बजाय गेम के अंदर एंटर कर सकता है। बट अब चूंकि फेसबुक इस डोमेन में एंटर कर गई है, तो ये एपिक गेम्स जैसे जो खिलाड़ी हैं ना, फेसबुक जितने बड़े खिलाड़ी तो नहीं हैं, जब ये बड़े बड़े लोग इस टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ बड़ा ही करेंगे। फिर छोटे जो प्लेयर्स हैं वो उतना पैसा इन्वेस्ट कर नहीं पाते, वो इतना रिसर्च नहीं कर पाते, तो वो पीछे हटना उनको पड़ता है। इसके अलावा देखो, राइटर कुछ और कंसर्न्स भी बताते हैं मेटावर्स के, जैसे ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके कितने ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं फेसबुक को पता है। फिर भी वो ऐसे ऐसे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं कि जनता बार बार फेसबुक को यूज़ करे, इंस्टाग्राम को यूज़ करे। तो उसी प्रकार से ये जो मेटावर्स जब आएगा, वो भी जनता बार बार यूज़ करने लगेगी, उनके ऊपर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। लेकिन फेसबुक जैसी कंपनीज़ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनके प्लेटफॉर्म्स पर टाइम स्पेंड करें। इसके बाद कंसर्न आता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। ऑलरेडी देखो, फेसबुक ने प्राइवेसी पे इतना ध्यान नहीं दिया है, मतलब बहुत बार फेसबुक का डेटा जो है वो लीक हो जाता है। तो मेटावर्स का कंसेप्ट जब आएगा तो उसमें और भी ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल होगा, तो डेटा ब्रीचेस और थेफ्ट जैसी घटनाएं जो हैं वो और भी ज़्यादा होंगी। इसके बाद पॉइंट हेटफुल कंटेंट से संबंधित आता है। मेटावर्स में हेटफुल कंटेंट को रोकना भी बहुत मुश्किल होगा। वैसे देखो, आज के समय में इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर हेटफुल कंटेंट को पब्लिश ना होने दें। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स बोलते बोलते हैं, ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये सही मायने में कोशिश करेंगे हेटफुल कंटेंट को रोकने की, तो इनके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। तो मेटावर्स में भी हेटफुल कंटेंट को रेगुलेट करना, रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके बाद ये मेटावर्स जब आएंगे तो देखो, ज्यूरिडिक्शन और गवर्नेंस के इशू भी सामने आएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें लोग रहते हैं। तो नेशन स्टेट जो आज के समय में है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, उनका एक अल्टरनेटिव इमर्ज होके आ सकता है ये वर्चुअल स्पेस यानी कि मेटावर्स। ऑलरेडी देखो, ये कई जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, जैसे आज के समय में टेस्ला कंपनी की जितनी वैल्यूएशन है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। ऐसी
कोई न्यूज़ कहीं तो देखी थी, शायद इंडियन एक्सप्रेस में या फिर हिंदू में, शायद इलोन मस्क की वेल्थ को कंपेयर किया था पाकिस्तान की जीडीपी से या फिर टेस्ला कंपनी की। मतलब ये एग्जांपल छोड़िए, आप कहने का एसेंस समझिए। ये जो कंपनीज है ना, इनकी वैल्यूएशन आज के समय में इतनी ज़्यादा है कि कई देशों की जो जीडीपी है वो कम है इन कंपनीज की वैल्यूएशन से। तो आने वाले समय में ये जो मेटावर्स बनेगा, ये नेशन स्टेट का अल्टरनेटिव इमर्ज होकर आ सकता है, या फिर गवर्नेंस और जुडिक्शन संबंधी चैलेंजेस तो जरूर आएंगे। लास्ट में तो सिंपल सा पॉइंट है कि जब देखो मेटावर्स बनेगा तो उसको बनाने में बहुत कॉस्ट आएगी। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो वर्कर्स मिल के इस मेटावर्स को बनाएंगे उनको प्रॉपर वेजेस मिलें, वो अंडरपेड ना हों। ये नॉर्मल से पॉइंट हैं। तो ये हमने देखो ब्रीफ में मेटावर्स का कंसेप्ट जाना, क्या कंसर्न्स हैं राइटर के वो भी जाने। आगे आगे अब इससे संबंधित और भी आर्टिकल्स आएंगे, तब हम और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जीएस पेपर 3 का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सब्सिडीज से संबंधित है। इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, सब्सिडी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो सब्सिडी का सिंपल मतलब क्या है। देखो, सब्सिडी जो वर्ड है वो निकल के आता है लैटिन वर्ड सब्सिडियम से। लिटरल मतलब है सब्सिडी का कमिंग टू असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड, मतलब एक ऐसी मदद, एक ऐसी असिस्टेंस जो पीछे से आती है। देखो, सब्सिडी को टैक्स का एंटोनियम कहा जाता है। टैक्स का क्या मतलब होता है, वो लोग जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है उनको कुछ पैसा देना पड़ता है सरकार को, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके देश के डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए। और सब्सिडी टैक्स का ठीक उलट है। जिन लोगों की इनकम कम है उन लोगों की इनकम को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो एक प्रकार से सब्सिडी जो है वो टैक्स का उल्टा है। और एग्रीकल्चर सब्सिडी की हम बात करें, एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या है। एग्रीकल्चर सब्सिडी का देखो मतलब ये है, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसको, फार्मर्स को और एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेसेस को, ताकि फार्मर्स की और वो लोग जो एग्रीकल्चर बिजनेसेस को चलाते हैं उनकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके। लेकिन देखो, ये एकमात्र लक्ष्य नहीं होता एग्रीकल्चर सब्सिडी का। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करना और वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस चलाते हैं उनकी इनकम को सपोर्ट करना। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की सप्लाई को मैनेज करना, दूसरा कमोडिटीज़ की कॉस्ट को मैनेज करना। ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी के। अगर देखो किसी फसल को उगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है ना कि वो कमोडिटी मार्केट में सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। समझ गए आप। यानी एग्रीकल्चर सब्सिडी देने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करना, कमोडिटीज़ की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना, कमोडिटीज़ की कॉस्ट को मार्केट में इन्फ्लुएंस करना। ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के। हमारे देश में देखो काफ़ी तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की हम बात करें तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के। एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़, आउटपुट सब्सिडीज़ और फूड सब्सिडीज़। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज़ की। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। देखो, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे क्लियरली बताया गया है, यानी कोई भी स्कोप नहीं है कंफ्यूजन का। तो ये मतलब है एक्सप्लिसिट का। अब आप समझिए एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज का मतलब। देखो, एक अच्छी क्वालिटी का बीज मार्केट में उपलब्ध है, एक पैकेट 1000 रुपये। लेकिन गरीब और जो मंझले किसान हैं, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ये हाई क्वालिटी का बीज अफोर्ड नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, आप 500 रुपये दीजिए, 500 रुपये हम आपको देंगे, आप एक पैकेट हाई क्वालिटी का बीज खरीदिए किसी पर्टिकुलर फसल का, फॉर एग्जांपल वीट का। तो गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही है कि हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं एक पैकेट वीट के हाई क्वालिटी के सीड्स पर। डायरेक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर दी जा रही है। यह है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज।
ये देखो सिर्फ सीड्स के ऊपर नहीं हो सकती, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर भी हो सकती है, फर्टिलाइजर के ऊपर, या फिर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल साइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब मकसद साफ साफ है, किसानों को सपोर्ट किया जाए ताकि वो भी नई टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट का लुत्फ उठा पाएं और अपनी फसल की पैदावार को इंक्रीज कर पाएं। तो ये हमने बात की एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज के बारे में। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब देखो ये है, कोई चीज़ समझ तो आ रही है लेकिन डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, कंफ्यूजन का स्कोप है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बीच में। एक्सप्लिसिट का मतलब हमने डिस्कस किया फुली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे पूरी तरह से क्लियर किया गया हो और कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही ना हो। और इम्प्लिसिट का मतलब दूसरी तरफ ये होता है, समझ तो आ रही है चीज़ लेकिन डायरेक्टली जिसे एक्सप्रेस ना किया गया हो। अब हम मतलब जानते हैं इम्प्लिसिट सब्सिडीज़ का। यहाँ पर देखिए इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, उस कमोडिटी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब देखो कमोडिटी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली वो चीज़ बहुत ज़्यादा, यानी अपने खुद के गोदाम भर लिए और वो चीज़ गवर्नमेंट ने अपने गोदामों में भर ली और इससे मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, उस चीज़ के जो रेट है मार्केट में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई कीजिए, जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट डायरेक्ट तौर पे किसान को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि स्पेसिफिक कमोडिटी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो। तो ऐसा करके गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किसान की हेल्प कर रही है ताकि उसको उसकी फसल के उचित दाम मिले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट सब्सिडी स्कीम। आउटपुट सब्सिडीज देखो सिंपल है, थोड़ा बहुत ये इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज से मिलता जुलता है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो किसान ने अपनी फसल को प्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वीट का रेट मार्केट में है 1 क्विंटल 1000 रुपये के आसपास। अब यूएसए वाले हमारे इंडिया में वीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और यूएसए में प्रोड्यूस हुआ वीट बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों की सहायता से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव खेती हुई है, तो वीट काफ़ी सस्ता प्रोड्यूस हुआ है। अगर यूएसए का वीट जिसकी कीमत हम मान लेते हैं 1 क्विंटल 500 रुपये के आसपास, अगर यूएसए का ये वीट इंडिया में ट्रेड होने के लिए आता है, यानी यूएसए अपने वीट को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है जिसका दाम है 1 क्विंटल 500 रुपये, मान लीजिए थोड़ा बहुत टैरिफ भी लगा दिया, हो गया 600 रुपये या फिर 700 भी हो गया, लेकिन हमारे किसान ने जो प्रोड्यूस किया है वो तो 1000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है ना। तो आप बताइए यूएसए का वीट अगर इंडिया में आ गया तो इंडिया के किसान का वीट कौन खरीदेगा? तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करती है, यूएसए के वीट पर रोक लगा देती है। भाई यूएसए का वीट नहीं आएगा इंडिया में और हमारे किसान का वीट महंगा ही बिकता रहेगा। तो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। अब देखो यूएसए के वीट पर रोक तो आपको पता है काफ़ी तरह से लगाई जा सकती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, टैरिफ बैरियर या फिर नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स इतना ज़्यादा लगा दो 50% 100% कि वो कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे दूसरे काफ़ी सारे टूल्स हैं, फाइटोसैनिटरी मेजर्स या फिर कोटा प्रोवाइड करना कि इतना ही यूएसए का वीट आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये दोनों बैरियर्स हैं जिसकी सहायता से हम यूएसए के वीट को आने से रोक सकते हैं इंडिया की मार्केट में। ये सिर्फ देखो एक एग्जाम्पल है आउटपुट सब्सिडी का। दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में किसान ने वीट प्रोड्यूस किया और हम चाहते हैं कि वो वीट दूसरे देशों में जाए ट्रेड होने के लिए, तो गवर्नमेंट कुछ कुछ अच्छे प्रोविज़न कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट पर खर्चा नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता प्रोवाइड होगा किसानों को उनकी फसल पहुंचाने के लिए पोर्ट तक, या फिर और हमारे देश से यूएसए तक अगर वो वीट जाएगा तो उस पर भी कुछ ना कुछ रियायत दी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ये प्रोविजंस जो होंगे वो आउटपुट सब्सिडीज होंगे। अब सबसे लास्ट में है फूड सब्सिडीज।
4 प्रकार की सब्सिडीज हमने डिस्कस करनी थी। एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडीज डिस्कस कर ली, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडीज डिस्कस कर ली, आउटपुट सब्सिडीज, और सबसे लास्ट में है अब फूड सब्सिडीज। फूड सब्सिडीज का कंसेप्ट देखो सिंपल है। सरकार जो एमएसपी अनाउंस करती है हर एक सीजन से पहले और बोलती है कि इस रेट पर हम आपकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए तैयार हैं हार्वेस्टिंग के बाद। तो सरकार जो फसल प्रोक्योर करती है, काफ़ी सारे एम होते हैं। हमने एमएसपी के टॉपिक में डिस्कस भी किया था, किसानों को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दूसरा एम हमने उस समय यह भी डिस्कस किया था कि गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया जा सके बाद में। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से वीट मिलता है, 2 किलोग्राम के हिसाब से राइस मिलता है। और अब इवन ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी वीट और राइस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने जो वीट और राइस प्रोक्योर किया है किसानों से, उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है और उस चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। तो ये जो सब्सिडी है वो है फूड सब्सिडीज। समझ गए ना? यानी एमएसपी को अनाउंस करती है सरकार और किसानों से वीट और राइस को खासकर 2 फसलों को प्रोक्योर करती है, बफर मेंटेन करती है, यानी अपने गोदाम में स्टोर करके रखती है वीट और राइस को। उस स्टोरेज की सहायता से अगर मार्केट में कल को वीट और राइस के दाम बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो रिलीज कर दिया जाता है। और इवन उसी बफर स्टोरेज की सहायता से गरीब लोगों को 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से अनाज उपलब्ध करवाया जाता है सस्ता। ये है फूड सब्सिडी। ये एक प्रकार से एक्सप्लिसिट सब्सिडी है, क्योंकि हर साल बजट में प्रोविजन होता है फूड सब्सिडी का। अब नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट के आधार पर भी एग्रीकल्चर सब्सिडी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में क्या होता है, पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में किसान को इनडायरेक्टली लाभ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, सस्ता पानी उपलब्ध करवाती है सरकार, तो किसान को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। तो एक एक करके दोनों तरह की सब्सिडीज की हम बात करते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी, जैसा हमने डिस्कस किया, पैसा डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। डायरेक्ट सब्सिडी देखो किसी भी चीज़ के लिए दी जा सकती है सरकार के द्वारा, जैसे माइनर इरिगेशन के लिए दी जा सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए दी जा सकती हैं, क्रॉप हस्बेंड्री के लिए, सोइल कंजर्वेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अगर किसान को किसी नेचुरल कैलमिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल स्टॉर्म की वजह से नुकसान हुआ है, साइक्लोन की वजह से, तब भी दी जा सकती है, सूखे में भी दी जा सकती है, बाढ़ में भी दी जा सकती है। पैसा डायरेक्टली पहुंचेगा किसान के बैंक खाते में। ये है हमने डिस्कस की डायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी के फ़ायदे क्या क्या हैं? काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। देखो, डायरेक्ट सब्सिडी के काफ़ी सारी सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मनरेगा और एलपीजी के लिए सब्सिडी देने के लिए पहल स्कीम। काफ़ी इसके फ़ायदे देखने को मिले हैं। करप्शन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल फ़ोन, तीनों के कम्बिनेशन से तो एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लीकेजेस नहीं होती। पहले तो क्या हुआ करता था, जो लोग मर गए होते थे उनके नाम पे भी सब्सिडी ली जाती थी। फर्जी सब्सिडीज़ लेने वाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन इस प्रकार से जब से डिजिटलाइजेशन आया है और डायरेक्टली बेनिफिशरीज के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचती है, तो लीकेजेस काफ़ी कम हो गया है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखो, अगर डायरेक्टली पैसा जाता है किसान के खाते में, तो इससे रीजनल बैलेंस को प्रमोट किया जा सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स के प्राइस को कम किया जा सकता है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जा सकता है। किसानों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है, किस फसल को उगाना चाहिए, किसे नहीं उगाना चाहिए, किस इनपुट का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किस इनपुट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे काफ़ी बार किसान पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर पानी का रेट सरकार कम कर देती है, लेकिन अगर सीधा पैसा किसान के खाते में डाल दिया जाए कि भैया आपको हम 200 रुपये पानी के दे रहे हैं, आप इससे अपनी फसलों को पानी दे दीजिएगा 200 रुपये 1 महीने के हिसाब से, तो किसान बचत करने की कोशिश करेगा पानी की,
क्योंकि किसान को पता है सिर्फ 200 रुपये मिले हैं एज ए सब्सिडी के तौर पे, तो हम अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते उस चीज़ का। लेकिन डायरेक्टली सरकार के द्वारा रेट कम कर दिया जाता है तो किसान अंधाधुंध उस चीज़ का इस्तेमाल करने लगता है। ना सिर्फ इससे नेचुरल रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है, बल्कि किसान अपने खेत की मिट्टी का भी नुकसान कर बैठता है। फर्टिलिटी उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हमने फ़ायदों की बात की। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। देखो, आपको पता है हमारे देश में अभी भी इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो इससे एग्रीकल्चर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कंट्री में प्रभावित हो सकते हैं अगर डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में पैसा डाला जाए। दूसरा, देखो कोई ज़रूरी नहीं ना कि अगर सरकार देखो पानी के लिए किसान को 1 महीने में 200 रुपये दे, कोई ज़रूरी नहीं कि किसान पानी के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल कर ले और बाद में फसलों को पानी देने के लिए किसान के पास पैसा ना बचे। या फिर अगर अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदने के लिए सरकार ने पैसा दिया है किसान को, तो हो सकता है किसान किसी दूसरे पर्पज़ के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर ले और अच्छी क्वालिटी के सीड्स को खरीदने के लिए पैसा बचे ही ना। तो इससे एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो प्रभावित होगी, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। इससे देखो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। लास्ट पॉइंट, जैसा हमने देखो डिस्कस किया, अवेयरनेस काफ़ी कम है। सरकार अगर किसानों के बैंक खातों में डायरेक्टली पैसा डाल देती है तो हो सकता है उस पैसे का इस्तेमाल हो जाए नॉन प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे घर में कोई लड़कियों की शादी करनी है उनके लिए, या फिर ऐसे दूसरे किसी सोशल काम के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए उस पैसे का इस्तेमाल ना हो। काइंड ऑफ मिलता जुलता पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये नुकसान है डायरेक्ट सब्सिडीज़ के, अगर डायरेक्टली पैसा किसान के बैंक खाते में डाला जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का मतलब देखो आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्टली किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली पेमेंट नहीं दी जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इनडायरेक्टली फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा रहा है? फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम कर दिए किसानों के लिए, वाटर के दाम कम कर दिए, बीज सस्ते उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? डायरेक्टली किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के दाम किसानों के लिए कम कर दिए गए हैं। ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है, इनडायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन देखो इसके फायदे भी हैं अपने और नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदे तो देखो ये है, इस प्रकार की सब्सिडीज देके सरकार प्रायोरिटी एरियाज को डेवलप कर सकती है, यानी जो एरियाज डेवलप होने चाहिए उन एरियाज को डेवलप सरकार के द्वारा किया जा सकता है इस प्रकार की सब्सिडीज देकर। दूसरा फायदा देखो, ये सारी सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज जैसे सस्ती बिजली देना, सस्ती पानी देना, ये सब्सिडीज सरकार के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट की गई थी कि फूड सिक्योरिटी हमारे देश में इंश्योर करनी है। सरकार ने टारगेट फिक्स किए थे और उस टारगेट के हिसाब से ही सरकार इनडायरेक्ट सब्सिडीज देती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को देखो ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके फार्मर्स की जो नॉलेज है वो इंक्रीज की जा सकती है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। देखो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की डीमेरिट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सस्ता पानी किसानों के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है, सस्ती बिजली देती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल किसान के द्वारा किया जाता है। अब देखो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किसान के द्वारा किया जाएगा तो किसान ऐसी फसलों को उगाना स्टार्ट कर देगा जो यूजली वहाँ पे नहीं उगाई जाती है। लेकिन किसान को सस्ता पानी उपलब्ध मिलना स्टार्ट हो गया तो किसान को लगने लगा कि अब राइस को उगाया जा सकता है, क्योंकि पानी ज़्यादा उपलब्ध है, सस्ता उपलब्ध है, राइस को उगाएंगे तो ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन इससे क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टोर्ट हो जाता है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। देखो पानी सस्ता हुआ तो क्या हुआ, बहुमूल्य कीमती रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हनन होने लगता है अगर इस प्रकार से सरकार इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तीसरा, देखो बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ का। वो किसान जिनके पास अच्छा खासा पैसा उपलब्ध है, उनको भी सस्ती बिजली मिल रही है, उनको भी सस्ता पानी मिल रहा है, जबकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा जो फ़ायदा ले जाते हैं इस प्रकार की सब्सिडीज़ का वो बड़े किसान ले जाते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इस प्रकार की सब्सिडीज़ का कम फ़ायदा हो पाता है। तो ये हमने डीमेरिट्स डिस्कस किए इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के। तो मोड ऑफ पेमेंट के आधार पर हमने दो तरह की सब्सिडीज़ डिस्कस की, कौन कौन सी? डायरेक्ट सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़।
तो अभी फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। इसी टॉपिक को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।